With gold standards, exchange rates are individually determined via the conversion of currency into gold. Gold standard basically directly convert कर रहा था currency को gold के against. When gold standards came to an end with the onset of the Great Depression in 1929 to 1933, the exchange rate system that eventually replaced the gold standard was the determination of exchange rate vis-a-vis dollar. Bretton Woods system was the system which was designed in the form where the currency was pegged to dollar and the dollar was pegged with the gold. In the Bretton Woods system, the time when that system was formulated, at that time dollar was pegged at the rate of $35 per ounce of gold, and every other currency was pegged with the dollar. तो इस तरीके से एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मार्केट में प्रिवेल कर रहा था. अब से फॉर एग्जांपल that Japanese yen is set at a rate of 100 yen per US dollar, and pound is pegged against US dollar at the rate of $2 USD per pound. तो येन का पाउंड के अगेंस्ट रेट किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा था कि आपने कहा कि येन यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड है, पाउंड भी यूएस डॉलर के अगेंस्ट पैक्ड है, एंड द यूएसडी इज पैक्ड अगेंस्ट द गोल्ड. अब येन का जो रेट है यूएस डॉलर के अगेंस्ट और पाउंड का यूएस डॉलर के अगेंस्ट जो रेट है, उस रेट के बेसिस पे येन और पाउंड जो हैं वो अपना एक्सचेंज रेट जो है वो डेवलप और फॉर्मुलेट कर सकते हैं. अब ब्रेटन वुड्स सिस्टम में बेसिकली विद द स्टार्ट ऑफ दैट सिस्टम हुआ क्या था कि आफ्टर द डिप्रेशन कंट्रीज़ जो हैं वो इवॉल्व होने के ट्राई कर रही थी, वर ट्राइंग टू रीगेन द बेटरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बेसिकली यूएस और ब्रिटेन के अगेंस्ट जो है उन दोनों के कोलैबोरेशन से डिज़ाइन हुआ था. और इसमें यूएस डॉलर को रीज़न क्या थी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने की, that was the basic reason of that fact was that America America was the country which was on its at its highest point at that time, whereas Britain was little bit depressing, were facing a state of depression, and they were trying to revolve again. So the US dollar was pegged against gold, and pound and other currencies were pegged against US dollars. European monetary system बेसिकली यूरोपियन करेंसी यूनिट है जो कि फॉर्मुलेट करता है यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम को. European currency unit was basically designed to help the European countries exchange rate within a narrow band. The reason was that they want to come out from the influence of dollar. In Bretton Woods system, as we have already discussed, that dollar was pegged against gold and all other countries were pegged against dollar. So that all other countries, irrespective of the fact how much they are trying to बी गुड और जितनी मर्जी वो अच्छी परफॉर्मेंस दे लें, फिर भी उनको डिपेंडेंट थी दोज कंट्रीज़ ऑन द यूएस डॉलर फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर एक्सचेंज रेट. तो यूरोपियन करेंसी यूनिट की फॉर्मुलेशन का बेसिक रीज़न ये था कि वो इन्फ्लुएंस जो है डॉलर के इन्फ्लुएंस से बाहर आ सके. तो यूरोपियन करेंसी यूनिट वॉज एन आर्टिफिशियल यूनिट defined as a weighted average और basket of European countries currencies. अब यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया कि उन तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी करेंसीज़ की एक बास्केट फॉर्मुलेट की और उस बास्केट को एक एवरेज नंबर असाइन किया और उस एवरेज नंबर के अगेंस्ट उन्होंने अपनी करेंसीज़ का एक्सचेंज रेट फॉर्मुलेट करना शुरू कर दिया, सो दैट कि वो डॉलर के इन्फ्लुएंस में से निकल आए
और आहिस्ता आहिस्ता एक्सचेंज रेट फिक्स्ड और फ्लोटिंग के टर्मिनोलॉजीज में यूज़ कर सकें. Fixed exchange rate system is a system where government specify exactly the rate at which currency will be officially converted into other currencies. Any other currency, say for example पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि हमारी करेंसी अगेंस्ट जापानीज येन और डॉलर और पाउंड किस रेट पर जो है वो कन्वर्ट होगी. अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि आपकी गवर्नमेंट अदर करेंसीज का जो कि फॉरेन करेंसीज होती हैं या फिर गोल्ड का रिजर्व्स मेंटेन करती है और उन रिजर्व्स के बिहाफ पर वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को ऑफ अदर करेंसीज मेंटेन करती है और उस मेंटेनेंस के बेसिस पर वो अपनी करेंसी को एक फिक्स्ड रेट पर कैरी करती है इन द इंटरनेशनल मार्केट. अब अगर पाकिस्तानी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट फिक्स्ड कर दें तो फिर हमारे पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए डॉलर्स के कि जब भी मार्केट में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होने लगी हो या फिर मार्केट की सप्लाई और डिमांड इस तरह बिहेव करें कि हमारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होने वाली हो, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मींस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यूएस डॉलर के रिजर्व्स को मार्केट में फ्लोट करे और वहाँ से उसकी डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करे और करके हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट को फिक्स मतलब जिस भी पॉइंट पे डॉलर एक्सचेंज हो रहा हो वो उसी पॉइंट पे उसको रिटेन कर सके. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. नाउ व्हाट इज प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम? प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम मीन्स अ फ्लेक्सिबल सिस्टम वेयर द market supply and demand decide the exchange rate of the currency of your country. Under this system of exchange rate, basically exchange rates completely flexible and move up and down to exchange in the factors of influence of demand and supply, and the government neither announces any official exchange rate in the purely floating exchange rate market system mechanism. Suppose that the initial exchange rate between dollars and pounds is the $1.50 per pound, right? At this exchange rate, what is the demand and supply? जो भी डिमांड और सप्लाई थी पाउंड और डॉलर्स की, उन्होंने 1.50 डॉलर पर पाउंड का जो रेट है वो मार्केट में सेट कर दिया. अब अगर इस रेट के सेट होने पर इट्स मीन दैट मोर ऑफ ब्रिटिश गुड्स आर रिक्वायर्ड. अब मोर ऑफ सपोज एट दिस रेट अमेरिकन जो हैं वो विलिंग हैं टू बाय मोर ऑफ ब्रिटिश गुड्स. अब जब वो मोर ऑफ ब्रिटिश गुड्स रिक्वायर कर रहे हैं तो इट्स मीन दैट दे आर इंक्रीजिंग देयर इम्पोर्ट्स. और जब भी आपकी कंट्री के इम्पोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो आपका जो एक्सचेंज रेट है वो उसमें आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी, डीवैल्यू होना शुरू हो जाएगी. रीज़न बीइंग कि आपका इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स हैव द पैरेलल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ द अदर करेंसी और अदर करेंसी के एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज उस करेंसी के एक्सचेंज रेट को अप्रिशिएट कर देगी. सो नाउ $1.50 पर पाउंड का रेट जो है वो इस एक्ट की वजह से इंक्रीज होकर $2.0 पर पाउंड पे मूव करती है. अब क्या हुआ, जब आपका $2 जो है अगेंस्ट ईच पाउंड रेट डिसाइड हो गया तो अब अमेरिकन्स ने ब्रिटिश के गुड्स में इंटरेस्ट लेना कम कर दिया क्योंकि अब वो उसको एक रीज़न तो ये हो सकती है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे. दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एट द सेम टाइम जो अमेरिकन गुड्स हैं वो ब्रिटिश गुड्स के निस्बत सस्ती हो गई, तो फिर अमेरिकन की इम्पोर्ट्स फॉल कर गई. जैसे ही अमेरिकन की इम्पोर्ट्स फॉल की हैं तो ऑन द ऑपोजिट साइड ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स भी फॉल कर गई एंड पैरेलल ब्रिटिश की गुड्स जो हैं अमेरिकन गुड्स से महंगी हुई हैं तो फिर ब्रिटिश भी इंटरेस्टेड होंगे टू परचेज द अमेरिकन गुड्स, सो द ब्रिटिश इम्पोर्ट्स इंक्रीज एज वेल. सो ये वाला इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ इम्पोर्ट्स और इंक्रीज ऑफ इम्पोर्ट्स इन ब्रिटिश विल इंक्रीज द रेट ऑफ डॉलर. इंक्रीज द रेट ऑफ डॉलर मीन्स कि डॉलर को अप्रिशिएट कर देगा और डॉलर को अप्रिशिएट करेगा तो डॉलर 2.0 से चेंज होकर फिर से 1.50 और 1.60 के इन बिटवीन
कहीं पर सेट हो जाएगा. दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जो कि डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को. और प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो मार्केट के सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड कर रहा होता है, और सप्लाई और डिमांड उस रेट को जहाँ पे भी मूव कर लें और जिस भी तरीके से मूव करें वो कर सकती हैं. रीज़न बीइंग कि आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी कि आपका एक्सचेंज रेट किसी भी तरीके से वो फिक्स कर सके, क्योंकि उसने प्योरली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को अलाउ किया हुआ है और एनेबल किया हुआ है. मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. In practice, very few countries adopt either the extreme of absolutely fixed exchange rate or purely floating exchange rate. Normally countries जो हैं वो mixture of fixed and floating exchange rate systems जो हैं वो अपनी country में apply करते हैं. मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो इस मिक्सचर को इसलिए प्रेफर करते हैं सो दैट कि एक मिडल कोर्स ऑफ जो है एक्सचेंज रेट डिफाइन हो जाए और ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो स्मूथली कैरी हो सके. अंडर दिस एक्सचेंज रेट बेसिकली मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन करते हैं इस एक्सचेंज रेट को, लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करती है थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज सो दैट कि वो एक्सचेंज रेट को सर्टन लेवल पे मेंटेन कर सके. अब क्या होता है कि आपके मार्केट फोर्सेस ने डिज़ाइन या वो आपके एक्सचेंज रेट को फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, मतलब वो अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक. जैसे ही उस लिमिट के अबव आपका करंट एक्सचेंज रेट जो है वो मूव करना शुरू करता है तो आपकी गवर्नमेंट इमीडिएटली इंटरवीन करती है और वो करेंसीज की बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होती है सो दैट कि वो आपके एक्सचेंज रेट को उसी लेवल पर आगे पीछे रख सके जो कि एक लेवल मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के तहत डिसाइड हुआ था. इससे क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो आपकी मार्केट फोर्सेस डिफाइन कर रही हैं और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जब गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरवीन करके उसको उसी पोजीशन पे या उस पोजीशन के नियर बाय पोजीशंस पर लेके आ सके. हाइब्रिड सिस्टम्स ऑफ एक्सचेंज रेट में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग सिस्टम्स के इन बिटवीन मूव कर रहे होते हैं. अब डर्टी फ्लोट और मैनेज फ्लोट किसको कहते हैं? समटाइम्स सेंट्रल बैंक्स इंटरवीन करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे इवन व्हेन दे हैव डिक्लेयर्ड दैट एक्सचेंज रेट्स आर फ्लेक्सिबल. जब डर्टी फ्लोट कब आता है? जब सेंट्रल बैंक आपका ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हो कि हमने इंटरवीन नहीं करना और प्योरली मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिफाइन करेंगी कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है. स्टिल इट इंटरवीन और वो उसको डिसाइन करे और या डिफाइन करे, तो इसको डर्टी फ्लोट कहते हैं. क्रॉलिंग पैग क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है फॉर रिवाइजिंग द पार और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द करेंसी, द वैल्यू अराउंड विच द रेट कैन बी फ्लक्चुएटेड. इट्स मीन कि एक रीजनेबल जो है वो टोटल एरिया डिफाइन कर दिया जाता है. से फॉर एग्जांपल आपने कहा कि डॉलर जो है वो 164.50 से लेकर 170.50 तक मूव कर सकता है. अब क्या होगा जब भी एक्सचेंज रेट ज़्यादा ऊपर मूव कर रहा हो या ज़्यादा ही नीचे जाना शुरू कर दे, तो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो इन्वॉल्व होगा और वो उसको वापस उस रेट के पास लेकर आएगा जो कि क्रॉलिंग पैग में डिसाइड हो चुका हुआ है. दिस इज़ द वे हाउ क्रॉलिंग पैग इज़ डिज़ाइंड कि पार और सेंट्रल वैल्यू जो कि डिसाइडेड होती है उसके अगेंस्ट उस रेट ने फ्लक्चुएट करना होता है. मिक्स्ड, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स. दिस इज़ द रेट एट विच फिक्स्ड रेट फॉर फ्यू ट्रांजेक्शन्स डिज़ाइन हो जाता है और फ्लेक्सिबल रेट जो है फ्यू ट्रांजेक्शन्स के लिए डिज़ाइन हो जाता है. अब से फॉर एग्जांपल जैसे बेल्जियम ने अपने एक्सचेंज रेट को डिज़ाइन किया हुआ है. बेल्जियम में होता कैसे एक्सचेंज रेट डिज़ाइन कि उन्होंने कहा जो कमर्शियल एक्सचेंज रेट है वो फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स होना चाहिए फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वाइल फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट इज़ फॉर ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल एसेट्स. अब क्या हुआ कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमर्शियल रेट डिज़ाइन है, जबकि आपके फाइनेंशियल एसेट्स के लिए फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट डिज़ाइन है.
अब जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कमर्शियल रेट है वो फिक्स्ड है, और जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स के लिए डिज़ाइन हुआ वो फ्लेक्सिबल रेट है. सो द मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल रेट्स, कि कुछ ट्रांजेक्शन के लिए फिक्स्ड है और कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए फ्लेक्सिबल रेट है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एक्सचेंज रेट सिस्टम्स जो कि कंट्रीज यूज़ करती हैं. दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन एक्सचेंज रेट सिस्टम. किस तरह से क्लासिकल गोल्ड सिस्टम से मूव करके ब्रेटन वुड सिस्टम में एंटर हुए, और फिर किस तरीके से डिफरेंट फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम और मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में प्रिवेल करता है. थैंक यू.